स्वामी जी, जो घर का गृह मंत्रालय ने उसने एक नियम ये बना रखा है, एसी फ्रिज की एसी और कूलर की जो ज़रूरत होती है आज के वक्त में, लेकिन ये कि सुबह उठते ही खिड़की दरवाजे अगर खोल दिए जाएं और सुबह की धूप घर के अंदर तक आ जाए और थोड़ी बहुत हवा इधर से उधर हो जाए तो हाँ वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए तो घर की डस्ट भी बाहर निकल जाएगी और घर जो है वो साफ और स्वच्छ रह सकता है। ठीक है स्वामी जी, बात का जिक्र करने वाली थी कि जैसे हम सर्दियों के मौसम आने से पहले सर्दियों के कपड़ों को धूप दिखा देते हैं, वैसे ही गर्मियों के मौसम में घर को धूप दिखानी कितनी ज़रूरी है, खासकर सुबह की, वो स्वामी जी बता रहे हैं। आपने भी इसी बात का जिक्र किया। स्वामी जी, अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। एक और टॉपिक हम शामिल कर लेते हैं, डस्ट माइट्स की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो डस्ट माइट से हटकर फिर से एक बार अस्थमा के पेशेंट्स की बात करते हैं। अस्थमा ये जो बीमारी है, इसका जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी बेहतर और उतना ही इलाज इसका मुमकिन है, लेकिन इसके लक्षण नॉर्मल खांसी जुकाम जैसे ही होते हैं। तो अस्थमा के पेशेंट्स इसे पहचाने कैसे कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम है या फिर उससे बढ़ के अस्थमा की परेशानी है? और योगाभ्यास के साथ साथ ये भी बताइए कि कौन कौन से प्राणायाम जो योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं वो इस परेशानी से बचने के लिए कर सकते हैं। तो देखो, एक तो मैं इधर देखा तो एक दम्बेल है, ये जो है मरकटासन तो ऐसे करना ही है। दम्बेल, इसके 3 पत्ते लेकर के उसमें 3 काली मिर्च अंदर डाल ले, जैसे पान के अंदर गुलकंद और कई तरह का मसाला डाल करके लोग खाते हैं। तो दम्बेल में काली मिर्च, 3 काली मिर्च, लौंग और थोड़ा मुलैठी डाल करके इसको चूस ले तो दमा एकदम ठीक हो जाता है। ये बासा है, पिया बासा माने पीला बासा और सफ़ेद बासा, और ये दालचीनी आदि, ये अपने घरों में भी लोग अभी लगाने लग गए। जो कर सके वो तो ये उष्ट्रासन, मरकटासन, भुजंगासन आदि भी कर लेंगे। जो मोटे मोटे हैं उनको हमने रोज़ बताए रखा है अर्धहलासन, पादवृत्तासन, क्योंकि मोटे लोगों को अस्थमा, दमा और ये कफ, कोल्ड और ये एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो वो ये अभ्यास कर लिया करें। उनका पैकेज भी हमने साथ में बता दिया, अभी प्राणायाम का बता रहे हैं। तो देखो, प्राणायाम जो आसन नहीं कर पाते, दौड़ नहीं पाते, जिम नहीं कर पाते, प्राणायाम तो सब कर सकते हैं ना। तो प्राणायाम ही कर लिया ना, तो प्राणायाम परम औषधि है अस्थमा, कफ, कोल्ड, दमा के लिए। सामान्य सर्दी जुकाम माने सामान्य कफ कोल्ड हो रहा है, लेकिन जब सांस घुटने लगे, बहुत तेजी से खांसी होने लगे और बार बार खांसी होने लगे तो अंदर फेफड़े में सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। अंदर के लंग कमजोर पड़ गए, लंग की कैपेसिटी कम हो गई, इसको बोलते हैं दमा, अस्थमा। तो लंबे समय तक कफ कोल्ड रहता है, लंबे समय तक फेफड़ों में सूजन रहती है, तो वही दमा में कन्वर्ट हो जाती है। और ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहते हैं, अलग अलग प्रकार की पॉल्यूटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो जिनके घर सड़क के किनारे होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन और कई प्रकार के डस्ट आदि उड़ते रहते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत अधिक हो रहा है और ऐसे बहुत धूल अंधड़ उड़ता रहता है, वहाँ पर ये लोगों के अंदर के फेफड़े 25, 50 और 80% तक खराब हो जाते हैं। उसके लिए ये श्वासारी, प्रवाही श्वासारी और ब्रोनकोम के साथ साथ हमने दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश भी बताया हुआ है। ये भी बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। और ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से स्वामी जी, जिनके घर सड़क के किनारे होते हैं, दमा वाले, वो घर बड़े महंगे होते हैं और बड़े पैसे वाले लोगों के होते हैं। अच्छा स्वामी, लेकिन विदेशों में मैंने देखा हुसैन भाई, जो सड़क के अंदर होते हैं, आधा 1 किलोमीटर अंदर घर होते हैं, उनकी कीमत ज्यादा होती है, सड़क के किनारे वालों की कीमत आधी या 1/4 होती है। ये हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसा हो गया है, सड़क के किनारे रहना, ऊपर रहना, नीचे दुकान खोल लेना, वही ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनकी जिंदगी ऊपर नीचे ऐसे ही बीत जाती है। इसलिए उनकी सांस भी ऊपर नीचे होती रहती है, परेशान होकर के। ठीक है स्वामी जी,
स्वामी जी एक स्टडी ये बता रही है, वाले घर अच्छे नहीं रहते, इसलिए मैंने जो है हाईवे से दूर बसाई हुई संत कुटी। अरे वो कमाल है स्वामी जी आपका, हम तो देख के आए हैं वो चीजें। कपाल भाती ऊंचाई जरूरी है। जी 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 स्वामी जी एक स्टडी ये बता रही है कि दुनिया के 10% अस्थमा के जो मरीज हैं वो अकेले हमारे देश भारत में हैं, और इसमें भी 15% जो हैं वो 5 से 11 साल के छोटे बच्चे हैं। अब इन छोटे छोटे बच्चों में कई बार तो पैदाइशी तौर पर अस्थमा की शिकायत होती है, तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों में माँ बाप से अस्थमा की प्रॉब्लम आगे बढ़े ना, और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों में अगर अस्थमा है तो उनके लिए क्या कुछ अलग से करना है, जो अब तक आप बता चुके हैं अस्थमा के बारे में। बीमारियों का जो प्रवाह है इसको रोकना, जेनेटिक डिजीज को कि प्रवाह को थामना है, तो बच्चों को बचपन से भस्त्रिका करवाएं, कपालभाति करवाएं, उज्जाई करवाएं, होल्ड करें 10-15 सेकेंड, अनुलोम विलोम करें बच्चों को बचपन से ही, शीर्षासन सर्वांगासन करें बच्चों को बचपन से ही, सूर्य नमस्कार कराएं। और फेफड़ों को मजबूती देने के लिए, फेफड़े जिनके कमजोर हो गए, मैंने कहा ना 25-50, किसी को 80% तक फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। और एलोपैथी में तो है कि लंग एक के अल्वलाइज, फेफड़े जो अंदर से कमजोर हो गए तो उनको रिवर्स नहीं कर सकते। हमने यही काम किया। हमने ये सासारी ब्रोनकोम के द्वारा, दूध में हल्दी सलाजी च्यवनप्राश के द्वारा, सुबह उठते ही तुलसी पत्र खिला करके, ये छोटी छोटी बातें कर करके, करक्यूमिन गोल्ड सुबह उठते ही दे दिया हमने। अब सबको जो है वैसे हल्दी खाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे ये सब प्रयोग करवा करके और लंग के अल्वोलाइज को, फेल हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फेल हुए फेफड़ों को हमने ठीक करके लोगों को अस्थमा को तो मिटाए, लंग ट्रांसप्लांट से हमने लोगों को बचाया। 70, 80, 90% तक इनके फेफड़े खराब हो गए थे, उनको ठीक किया। जिनके 70-80% लिवर खराब हो गए थे लिवोग्रिड से, 70-80-90% किडनी खराब हो गई थी रिनोग्रिड से, पेनकोग्रिड, मधुग्रिड और मधुनाशिनी से हमने 80-90% तक, पेनक्रियाज गड़बड़ हो गए तो 100-150 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, उनको ठीक किया। आंखें खराब हो गई थी आई ग्रिड से, कान खराब हो गए ग्रिड से, मस्तिष्क दिमागी खराब हो गए थे तो मेमोरी ग्रिड और मेधावटी से ठीक किए। ये आयुर्वेद में ये प्रक्रिया है। तो बच्चों को बचपन से ही सूर्य नमस्कार कराएं, शीर्षासन कराएं, सर्वांगासन कराएं, योग में ढाल देंगे तो अस्थमा से लेकर के तमाम तरह की जेनेटिक बीमारियों के कुचक्र से अपने संतानों को, अपने औलादों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम बचा सकेंगे। ऐसी कई सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि अस्थमा से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। पहले तो ऐसा होता क्यों है, सांसों का कनेक्शन हड्डियों से कैसे है, जरा ये आप समझाएं, और साथ ही हड्डियां मजबूत कैसे रहेंगी इसके लिए उपाय भी बताएं। देखो जब फेफड़ों में, अब जैसे मैंने शीर्षासन किया तो अब बोलेंगे शीर्षासन से फेफड़े कैसे मजबूत होंगे। शीर्षासन से फेफड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्वांगासन से फेफड़ों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसलिए हम ये अभ्यास बताते हैं। और जब फेफड़े कमज़ोर हो गए तो फेफड़ों के अंदर जो हमारा खून होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, वही तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके बॉडी में ले जाते हैं। जब फेफड़ों में अस्थमा के कारण से ब्लड का ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो पूरी बॉडी में ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो बोन्स भी वीक होंगे, नर्वस सिस्टम भी वीक होगा, पूरा शरीर भी वीक होगा। इसलिए दमा वालों का की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। इसलिए सबसे मैं कहूँगा प्राणायाम करें, अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं तो हड्डियां भी मजबूत होंगी, पूरा शरीर भी मजबूत होगा। और साथ साथ में हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ऑर्थोकेयर ले लें। सुबह धूप में बैठा करें, विटामिन डी पूरी लिया करें, दूध में हल्दी शिलाजीत आदि लिया करें, अश्वगंधा अश्वशिला लिया करें, हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ही करके खा लिया करें, इससे हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। गिलोय जो है वो कफ कोल्ड से भी बचाती है, अस्थमा से भी बताती है और हड्डियों को भी ठीक करती है, डायबिटीज़ को भी ठीक करती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी ठीक करती है, इम्यूनिटी को, सब चीज़ों को एक साथ डील करती है। मोटापा वालों का मोटापा भी कम कर देती है। इसलिए गिलोय लिया करें, गिलोय बड़ी ज़बरदस्त है।
तो ये सूक्ष्म व्यायाम और जो गिलोय एलोवेरा का अधिक सेवन करते रहेंगे तो हड्डियां तो इतनी मजबूत बन जाएगी, फौलाद ही, कि जो है मरने के बाद शमशान में भी उनको जलाने के लिए एक्स्ट्रा लकड़ी लगाने लगी पड़ेंगी, इतनी मजबूत हो जाती है योगी की हड्डी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।